बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जमील अकबर। मेरा यूट्यूब चैनल है यूनिक एकेडमी नौशहरा। आज हम क्लास 10 का मैथ का कोर्स शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। हमारा चैप्टर 1 जो है वो इक्वेशन है। आज हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या चीज़ है, इनकी कितनी टाइप्स है और इस इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो पढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या चीज़ है, इसकी हम सिंपल डिफिनेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं द मैथमेटिकल स्टेटमेंट that equate the two mathematical expression। ये समझते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या चीज होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स को एक वैलिड रूल के तहत कंबाइन करते हैं, मीन उसमें से मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। मीन व्हेन यू कहेंगे क्या, व्हेन वी कंबाइन द नंबर्स and variables in a proper rule with a mathematical operation, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, मिसाल मैं लिखता हूँ 3x + 4y, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। मिसाल मैं लिखता हूँ क्या x - 10, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक सेंटेंस भी कह सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली अलजेब्रिक सेंटेंस ही है। अब ये अलजेब्रिक सेंटेंस, इसमें से ये x या y जो है ये बेसिकली अननोन है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, पता नहीं ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू क्या है, इसे हम अननोन कहते हैं। और अननोन को हम मैथ में वेरिएबल कहते हैं। और जो नंबर्स होते हैं ये 10 फर्ज करें 4 सपोज करें 3, जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, और जो एक्स वाई है जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। अब अगर यही कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के सामने आ जाए तो इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। और इस वेरिएबल पे जो पावर होती है ये बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, अपने उस पे आ जाते हैं क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कंबाइन करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल या अलजेब्रिक स्टेटमेंट बन जाती है।
अब यही दो जेब्रिक स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वल यानी इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। मीन टू से अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो कांस्टेंट है, दोनों के दरमियान क्या गया इक्वल। तो जब इक्वलिटी आ जाती है तो वो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। अगर मैं सिर्फ इस तरह लिखूं कि अगर x माइनस वाई इक्वल ना लगाऊं तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाती है। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, मैं सपोज कर लिख दूं क्या 3x माइनस 4y, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान चूंकि इक्वलिटी साइन है तो इस वजह से ये इक्वेशन कहलाएगी। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनके दरमियान इक्वलिटी का साइन हो तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाता है। यहां तक क्लियर? ठीक है। जी, तो इक्वेशन समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन के टाइप्स। मैट्रिक लेवल पे क्लास 10 के कोर्स में हमारे पास दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक कहलाता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हायर एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, और अगर मैं यू लिखूं 7x माइनस 10 इक्वल टू 12 तो ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन की पहचान ये होती है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 होती है। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जब भी हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे तो वो हमेशा के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यू बना सकती है, यू बना सकती है, परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है। हमारे 10th के कोर्स में चैप्टर 1 में लीनियर इक्वेशंस नहीं है। चैप्टर 10 के कोर्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 हो, इसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 हो। वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट ये हमने पिछले शुरू में डिफाइन कर दिए कि जो अननोन एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे पास इक्वेशन वेरिएबल कहलाते हैं। उन वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता वो हमारे पास, वो नंबर जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाते हैं। बीच में जो प्लस माइनस है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 होती हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है।
पहला टर्म जो है हायर पावर विद वेरिएबल टू, विद हायर पावर टू के साथ, फिर दूसरा टर्म पावर एक्स वन के साथ, और तीसरा टर्म कांस्टेंट होता है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो फॉर्म होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यानी कि पहले एक्स वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू जीरो हो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक हमारे पास होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, या जिसमें वेरिएबल की पावर जो वन है वो वाला टर्म ना हो। मिसाल आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हायर पावर टू हो, एक टर्म एक्स हो और कांस्टेंट हो इक्वल टू जीरो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन कहलाती है, वो होती है जिसमें एक्स वाला टर्म होता है। आसान सी बात है कि इसमें एक्स वाला टर्म हो इक्वल टू जीरो हो, कांस्टेंट टर्म उसमें ना हो, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। गॉट इट? ओके, ठीक है। जी तो स्टूडेंट, इक्वेशन आ गई समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, इनके क्या कितने मेथड हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स लेवल पे, उनमें से एक टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की हायर पावर टू होती हो, और इस फॉर्म में हो कि पहले एक्स वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू जीरो हो, तो ये फॉर्म हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो ये पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है। पहले ये पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। पढ़ा कि हर इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन वैल्यू होती है जो एक्स वाई जेड से हम शो करते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन mean variable in an equation is called solution of equation. ये तो हो गई इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
Solution of quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा लंबा बढ़ रहा है, इसको हम क्यू ई से शो करेंगे। यहाँ पर पूरे चैप्टर में आगे जाके हम क्यू ई का मतलब हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट, समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमने पढ़ा है कि क्यों ही से मतलब हम लेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 10th के लेवल पे 3 मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। एक फैक्टराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन। दूसरा कंप्लीटिंग स्केल। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को पढ़ते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन इसका दूसरा नाम है सम एंड प्रोडक्ट रूल। मोस्ट कॉमन मेथड और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड। मैथ किसी लेवल में, नाथ में, 10 में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ज्यादा यही मेथड इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट इनको गौर से देखो और सही तरह समझो। आसान मेथड भी है। कैसे? हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का फर्स्ट इसके 2 रूल्स, बेसिक दो रूल हैं। पहले इन 2 रूल्स के मुताबिक आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे? फर्स्ट रूल ये है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन ए, ये मस्ट बी पॉजिटिव। ए जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो माइनस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लो। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक रूल्स हैं। यानी कि सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन को उस फॉर्मेट में लाएंगे, फिर जाके हम फैक्टराइजेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। 2 प्रॉपर्टीज क्या है? एक कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है यानी कि ए जो है, यहाँ पे सामने कोई भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इक्वेशन देखेंगे तब जाके हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई होगा। अब ये भी पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म हमारे पास होते हैं। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये होगा कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये ए सी एक्स कर जाए। अब 2 ऐसे नंबर ले लें, 2 ऐसे नंबर ले लें जिनको मल्टीप्लाई करने से ये ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए
और ऐड करने से यानी प्लस करने से मिडिल टर्म आ जाए। इस वजह से इस मेथड को हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, यानी कि इसकी मिड टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। दो ऐसे नंबर ले लें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर लगा देता हूं कि इन दो नंबर को सपोज कर ले, मैं केवल दो नंबर है, फर्ज करें एक ई है एक एफ है, ई और एफ को मल्टीप्लाई करने से ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लाई करने से, और ई और एफ को प्लस करने से बी एक्स आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है करिए। अब दो ऐसे नंबर ले ले जिनको मल्टीप्लाई करने से ए सी एक्स के फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए और ऐड करने से मिडिल टर्म आ जाए। सम एंड प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं कि इसमें हम बेसिकली फैक्टर्स को सम और प्रोडक्ट करते हैं मिडिल टर्म लाने के लिए, और मिड टर्म इस वजह से कहते हैं कि इसकी मिड टर्म को हम ब्रेक दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जी तो स्टूडेंट, इक्वेशन भी समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनके सोल्यूशन के मेथड भी पढ़ लिए। अब उनमें से हम पहला मेथड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। अभी पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन को का दूसरा नाम जो है वो हम सम एंड प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम जो है मिड टर्म ब्रेक भी है। फैक्टराइजेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमने दो चीजें करनी है। एक, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, एक राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। और फिर उसमें सम एंड प्रोडक्ट या मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन के तरीके ब्रेक कर देंगे। अब देखें, हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस एक्स स्क्वायर -7x इज इक्वल टू 12, और हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करना चाहते हैं। दो प्रॉपर्टी करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यूं करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x ये 12 जो है उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर प्लस है उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अभी भी फुल स्टैंडर्ड में नहीं है, क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस में मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि जो प्लस साइन हो जाएंगे वो माइनस होंगे, और जो माइनस हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई एक, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। जी तो स्टूडेंट, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब इनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या सम एंड प्रोडक्ट रूल से या मिड टर्म ब्रेक से अब हल करते हैं। मिड टर्म के रूल में हमने ये पढ़ा था कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर
और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x² आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर ढूंढे जिससे हमारे पास 12 आता हो। 12 1 दा 12 एक फैक्टर ये हो सकता है, 6 2 दा 12 एक ये फैक्टर ये हो सकता है, और 4 3 दा 12 एक फैक्टर ये हो सकता है। हमने रूल में सीखा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, लेकिन इन दोनों को फिर प्लस करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, अब 12x और 1x को मल्टीप्लाई करने से तो 12x² आ सकता है, लेकिन हम 12x और 1x को जमा करने से फिर हमारे पास मिड टर्म यानी कि 7x नहीं आ सकता, तो ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकती। दूसरा, हमारे पास 6x और 2x को मल्टीप्लाई करने से तो 12x² आ सकता है, लेकिन प्लस करने से हमारे पास 8x आता है। अब भी हमारे पास 7x चाहिए, 7x नहीं आ रहा। 3 और 4 यानी कि 4x और 3x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12x² आता है, और 4x और 3x को प्लस करने से 7x आता है। अब देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन के दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं। पहला कंडीशन, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, सम करने से मिडिल टर्म आ जाए, तो ठीक है, दोनों कंडीशन पूरे हैं। अब यूं करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अपनी जगह पे लिखते हैं और मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? 4x और 3x ये हमारे पास हो गया ब्रेक। ठीक है, अब इनके पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर एक ये पेयर, यानी कि अगर हम इसको पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो यू लिख सकते हैं कि x² प्लस 4x प्लस हमारे पास 3x प्लस 12, इसको अलग सा पेयर और इसको अलग सा पेयर इक्वल टू क्या 0 कर देते हैं। अब दोनों पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन निकलेगा। इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं, यह आपके पास x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेंगे, यहां पर x आ जाएगा 3 4 दात हमारे पास 12, तो ये हमारे पास x प्लस 4। अब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रैकेट के दरमियान जो फैक्टर है वो साइन समेत एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर यहां पर x प्लस 4 है तो यहां पर भी x प्लस 4 होना चाहिए, यहां पर x माइनस 4 है तो यहां पर x माइनस 4 होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स ब्रैकेट के अंदर एक जैसे होने चाहिए। अब कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास पूरे टर्म है और ये हमारे पास पूरे दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म में से x प्लस 4 और x प्लस 4 कम हो सकता है। यहां से x प्लस 4 कॉमन करेंगे तो यहां पर x रह जाएगा, यहां से x प्लस 4 कॉमन करेंगे तो यहां पर 3 रह जाएगा, तो आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। अब बारी बारी दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दे, एक फैक्टर ये इक्वल टू 0 और ये एक फैक्टर ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 जब उस तरफ चला जाएगा तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा और ये हमारे पास जो इस तरफ से हमारे पास -3 हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास -4 और -3 होगा, और ये हमारे पास जो दोनों आंसर निकले हैं दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जी दोस्तों, स्टूडेंट, अगर हमारे आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मजीद वीडियो अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते जाइए। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक अकेडमी नौशेरा चैनल। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा अहम मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही अहम वीडियो है, स्टूडेंट एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम 3 स्टेप्स रूल भी कहते हैं। इनको 3 स्टेप रूल इस वजह से कहते हैं कि इस सवाल को हल करने के लिए या इस मेथड से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल करने को हम 3 स्टेप में से करेंगे और इन्हीं 3 स्टेप में से इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको रिमूव करेंगे, इट विल रिड्यूस टू 1 करेंगे। दूसरा स्टेप में हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तीसरे स्टेप में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ लेके और हाफ लेंगे, फिर उनको स्क्वायर करके बोथ साइड पे ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और यूं हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का यह सवाल कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हल हो जाएगा, यानी हमारे पास रूट्स मालूम हो जाएंगे। 3 स्टेप को हल करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज कर ले हमारे पास ये है 5x² - 10x - 840 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। 3 स्टेप या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5, इसको हम रिमूव करेंगे, मीन रिड्यूस टू 1 करेंगे। ठीक है, रिड्यूस टू 1 करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 कर देंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो देखिए 5x² डिवाइड बाय 5 माइनस 10x डिवाइड बाय 5 माइनस 840 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 5 से फायदा ये हुआ कि 5x² का कोएफिशिएंट जो है वो रिड्यूस टू 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, ये 5 अंदर 5 5 6 30 5 8 40 इज इक्वल टू हमारे पास 0। फर्स्ट स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा कि x² माइनस 2x इज इक्वल टू 168। इस तरफ 168 माइनस था, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम x का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 2 जो है इसको हाफ करेंगे, टेकिंग हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोएफिशिएंट है 2, इसको हाफ करेंगे। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इसका हाफ निकल आएगा। यहां पर हमारे पास जो हाफ है वो 1 है। अब इस 1 का स्क्वायर लेके ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे चले, इक्वेशन 1। अब एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे ये 1 स्क्वायर ऐड कर ले, तो इससे फायदा यह हो जाएगा यानी कि 2 इक्वेशन 1 कर ले, 2 इक्वेशन 1। ये इस तरह हो जाएगा कि x² माइनस 2x पहले से है, इसके साथ 1 स्क्वायर हम यहां पे प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, और 168 के साथ 1 स्क्वायर यहां पे ऐड करते हैं। अब फायदा ये हुआ कि हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जो इस मेथड का नाम भी इस वजह है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि इस मेथड में हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ये हम इसको यूं लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर को हम x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है ये 169 हो जाएगा, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास हो जाएगा x -1 स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, 169 यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू प्लस -13, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट सिर्फ 13 आता है। अब ये वाला तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू प्लस -13 प्लस 1 हो जाएगा। अब दो रूट निकालें, कैसे? एक दफा x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 कर लें तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। एक दफा x इज इक्वल टू -13 प्लस 1 कर ले तो ये आपके पास -12 हो जाएगा। तो आपके जो सोल्यूशन सेट होगा, यानी कि जो दो रूट्स होंगे वो 14 और -12 हो जाएगा। यही आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दोनों रूट मालूम हो गए कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। जी तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद इस तरह अच्छे वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को देखते रहिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नौशहरा चैनल। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीसरे अहम मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उससे हम क्वाड्रेटिक रूट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है। आपको अगर क्वेश्चन में सवाल किसी और मेथड से लिखने का नहीं कहा गया है तो आप कोशिश करें कि सवाल को इस मेथड से हल कर लिया करें। इस मेथड का वर्किंग रूल यह है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक दूसरी बात यह है कि जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना उसको आपने पॉजिटिव रखना है। अगर वो पहले से नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव कर ले, फिर जाके फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, फार्मूले में हमारे पास अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो फार्मूला हमारे पास होगा x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac रूट होल डिवाइड बाय 2a। ये जो डिवाइड है ये होल है। असल में स्टूडेंट बात क्यों करते हैं कि डिवाइड सिर्फ इस b स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे लेते हैं और b को अलग ले लेते हैं। नहीं, जो हमारे पास डिवाइड है ये सारा हमारे पास होल डिवाइड है। -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाय 2a। ठीक है, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ये फार्मूले से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इक्वल टू 0 कर देना है। जी ये मैं इस तरह कर देता हूं कि 15 इक्वल के उस तरफ है तो 15 को मैं इक्वल को इस तरफ लाऊंगा तो हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है तो यूं कर लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड से -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आसान सा यूं भी कर सकते हैं कि माइनस कॉमन कर ले। ठीक है, -1 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म के जनरल इक्वेशन जो है उसके साथ कंपेयर कर लें और उससे एलिमेंट ऑफ द फार्मूला यानी कि a b c निकाल ले। यहां पर x की जो कोएफिशिएंट है वो a है तो ऊपर जो हमारे पास सवाल है इसकी कोएफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1। यहां पर x की कोएफिशिएंट b है, ऊपर जो हमारा सवाल है उसमें कोएफिशिएंट -8 है। नीचे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो c है तो ये हमारे पास c ऊपर के जो हमारे पास सवाल है कंपैरिजन करने से वो 15 आ जाएगा।
तो यूं हमारे पास ए बी सी निकल आई। अब यूं कर लेते हैं कि ए बी सी को जाके हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बी की जगह बी और सी की जगह 4ac और ए की जगह ए की वैल्यू लगा देते हैं जी। पुटिंग करने से माइनस बी हमारे पास माइनस 8 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1, सी हमारे पास 15 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। ये आपके पास हो जाएगा x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस हो जाएगा 60 होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय हमारे पास 2। ये कुछ हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 डिवाइड बाय 2। अब प्लस माइनस में है तो इसके दो रूट निकल आएंगे। कैसे देखें, x इज इक्वल टू एक दफा 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कर दें, 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2, 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा जी। यहां पर नेक्स्ट यूं कर लेते कि 8 माइनस 2 करेंगे डिवाइड बाय 2, 8 माइनस 2 6 बाय 2 इक्वल टू 3। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट जो होंगे वो 5 और 3 आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा के लिए दो रूट्स निकलेंगे और ये वही रूट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर एक अहम गलती कर लेते हैं, मिसाल माइनस 8 का स्क्वायर है तो वो माइनस 64 लेते हैं। नहीं, माइनस 8 का स्क्वायर का मतलब ये है, ये गलत होगा। माइनस 8 का स्क्वायर का मतलब ये है कि माइनस 8 एक दफा और माइनस 8 दूसरी दफा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और 64 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इनको किन किन तरीकों से हल किया जाता है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इक्वेशन के उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो, लेकिन हम पहले उनको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमने 3 तरीके पढ़ाते हैं उनमें से किसी एक तरीके से हल कर लेते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पे नए हैं, लाइक भी दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, काफी आपको इसमें अच्छी मालूमात मिल जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जी। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसे इक्वेशन हमें मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होते। उसमें से पहली टाइप ये होती है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस हमारे पास सपोज 12 इक्वल टू 0। अब देखें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल है उसकी हायर एक्सपोनेंट पावर जो वो 2 होगी। यहां पर जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हायर एक्सपोनेंट जो है वो 4 है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इसको किसी भी कोई भी हम जो मैटर्स के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के जो 3 मैटर है उनमें से किसी एक मेथड से हल कर लेंगे जी। फर्स्ट टाइप ये होगा कि मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर जो होगा फर्स्ट टर्म में मौजूद होगा। हमने इसे पहचान कर ली है। ये ट्रिक है
कि अगर आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मिसाल इक्वेशन यूं क्या सकता है कि सपोज x पावर 6 प्लस 7x क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 0, यूं भी आ सकता है। तो देखिए आपके पास ट्रिक ये होगा कि जो मिडिल टर्म में वेरिएबल x स्क्वायर है उसका परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म में मौजूद होगा, तो इसको हम फिर यूं करके लिख सकते हैं। इधर देखिए ये हमारे पास x क्यूब है, इसका हम स्क्वायर जो है वो फर्स्ट टर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x स्क्वायर को लेट हमारे पास जो x स्क्वायर है वो इक्वल टू y कर ले, तो यहां पर इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इस तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की पहचान क्या है, हायर पावर x स्क्वायर होगी फिर x फिर कांस्टेंट फिर इक्वल टू 0 होगी और x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप जो तीनों मेथड फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्केल या फार्मूला मेथड किसी एक तरीके से इसको हल करते हैं। देखें कैसे, ये आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हमारे पास 4y प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। पढ़ा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है, दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ जाए और प्लस करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। तो देखिए हमारे पास 6 2 12 भी आ सकता है, 12 1 12 भी आ सकता है और 4 3 12 भी आ सकता है। 6 2 12 तो आ सकता है, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो 8 आ सकता है, 7 नहीं है। 12 1 12 तो आ गया, लेकिन 12 1 को प्लस करने से हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आता। 4 3 12 मल्टीप्लाई करने से 12 भी आता है और 4 और 3 को प्लस करने से हमारे पास 7 भी आता है। तो ये हमारे पास ऐसा देखिए y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये दो ऐसे नंबर हमने ढूंढे जो मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस करने से हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है, अब इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आप मेरी जो ऐसे इक्वेशन 3 का जो हमारे पास मेरी जो वीडियो है इक्वेशन 3 के नाम से, वो आप इसको देख ले, आपको इससे फैक्टराइजेशन की समझ आ जाएगी। जी y कॉमन कर लेंगे यहां से, तो ये आपके पास y प्लस 4 आ जाएगा। 3 कॉमन कर लें तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास y प्लस 4 एक फैक्टर और y प्लस 3 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 4, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन ये y के लिए फैक्टराइज हो गया है। y इज नॉट द आंसर इन दिस केस। क्यों? y तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x क्यूब की जगह। चूंकि हमें सवाल x में क्यों है, इसी वजह से हम जवाब भी x में देंगे। तो अब हमारे पास यूं बनेगा कि जो हमारे पास y की एक वैल्यू जो है वो है -4, y की एक वैल्यू जो है वो है -3। तो अब इसकी जगह मैं x कर लाता हूं -4, यहां पर x कर लाता हूं -3। ठीक है, इसकी टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर -4 का रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। यहां पर हमारे पास x स्क्वायर, ये हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या तक क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नौशेरा चैनल। आज हम क्लास 10 के इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म हो।
पिछली वीडियो में हमने इसका टाइप 1 पढ़ा था। आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में एंड तक आपके लिए बहुत मुफीद मालूमात होगी और इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं होंगे, इससे पहले हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे उसमें यह था कि वेरिएबल हमारे पास बेस में होता और एक्सपोनेंट हमारे पास पावर में होता और एक्सपोनेंट में कांस्टेंट होता। a स्क्वायर प्लस bx लेट्स से प्लस c इक्वल टू 0। आज की जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें ये है कांस्टेंट जो होगा वो बेस में होगा और एक्सपोनेंट में वेरिएबल होगा, यानी कि वेरिएबल पावर में होगा। इक्वेशन इस टाइप की होगी कांस्टेंट पावर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए। इस तरह हमारे पास 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू डॉट मीन मल्टीप्लाई पावर 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। हम यूं करेंगे कि 3 इंटू एक्स और ये जो 2 है इसको हम ऊपर होल ले जाएंगे, ये हमारे पास पावर 2 हो जाएगा। माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये कर देखिए हमारे पास के इस टाइप को सॉल्व करने के लिए ये होगा कि मिडिल टर्म में वेरिएबल का जो टर्म होगा, ये जो हमारे पास 3 पावर x है, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में मौजूद होगा। मिडिल टर्म में वेरिएबल का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट टर्म में, मिडिल टर्म में जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसका परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म में मौजूद होगा। तो हम यूं करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर देते हैं कि y इज इक्वल टू 3 पावर x। ये जो हमारे पास 3 पावर x है इसको हम y कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस 3 पावर x की जगह y, चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 10 अपनी जगह पे, 3 पावर x की जगह y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। हम यूं कर लेते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फैक्टराइजेशन हमारे पास ये होती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 9y स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 तो आ जाए, लेकिन इन्हीं नंबर को प्लस करने से हमारे पास माइनस 10 भी आ जाए। सम एंड प्रोडक्ट रूल या मिड टर्म ब्रेक का हमने फार्मूला पढ़ा था। तो अगर हम इसको माइनस 9x और माइनस x कर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस 9x आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास माइनस 10x आ जाएगा। तो यहां पर हम इसकी फैक्टराइजेशन यूं करेंगे कि हमारे पास y स्क्वायर और 9 फर्स्ट और लास्ट टर्म को अपनी अपनी जगह पे लिख देंगे। इस 10 को ब्रेक कर देंगे, किस तरह, माइनस 9x माइनस y। अब फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था कि दो पेयर लेते हैं, तो ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 9x एक पेयर प्लस माइनस y प्लस 9 दूसरी पेयर इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये हमारे पास 9y है। इन दोनों में से y कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारे पास y माइनस 9 हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं तो माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन हमारी तब ठीक होगी जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर होंगे वो साइन समेत एक जैसे हो। अब यहां पर हमारे पास y माइनस 9 यहां पर भी है, y माइनस 9 यहां पर भी है, तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। अब इसको मजीद हल करने के लिए यूं कर लेते हैं कि y माइनस 9 होल काउंट कर लेते हैं, तो यहां पर आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब एक फैक्टर आपके पास y माइनस 9 इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 9
तो इस 9 को जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू 9 आ जाएगा, जब इस 9 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर और से देखें, ये हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन y इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमें सवाल x में गिवन था, इस वजह से हमें जवाब भी x में देना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल छोड़ देते हैं कि हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, नहीं, हमने जवाब x में देना, इसके रूट जो है वो x में निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि एज हमारे पास y इज इक्वल टू 3 पावर x है, तो यहाँ पर 3 पावर x इज इक्वल टू इसकी जगह 3 पावर x लगा देंगे, ना अपनी जगह पे आएगा। यहां पर भी इसकी जगह 3 पावर s कर देंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। अब यहां पर बेस 3 है, तो यहां पर भी बेस 3 लाएंगे, तो 3 9 को हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब मैथ्स के रूल के मुताबिक जब एक इक्वेशन है इस तरह हो कि हमारे पास बेस एक जैसे हो, तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। यहां पर बेस 3 है, यहां पर हमारे पास 1 है। अब इस 1 के साथ ऐसा टेक्निक करते हैं कि हमारे पास बेस 3 आ जाए, लेकिन इसके ऊपर पावर ऐसे लगा देते हैं कि इससे पावर लगाने से यहाँ पास 1 भी आ जाए। तो यहां पर हम 0 लगा देते हैं। किसी भी चीज आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज की पावर हमारे पास 1 हो तो वो किसी भी चीज की पावर 0 होती है इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। a की पावर 0, 100 की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो इक्वल टू 1 होगा। इस वजह से बेस सेम हो तो पावर आपस में कंपेयर करके इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इस सवाल का जो सोल्यूशन सेट होगा वो 2 और 0, these 2 0 are called roots of this equation। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, मैथ का सवाल शुरू तो आसान हो जाता है, लेकिन मेरा अपने कोड है, मेरा अपना मानना है कि मैथ का सवाल शुरू ठीक कर लो, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि सवाल को एंड तक ठीक हल कर लो, ये कमाल है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कीमती राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नौशहरा चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कैसे होते हैं, इनके रूट कैसे निकालते हैं, रूट्स को सम कैसे किया जाता है, फार्मूले से सम और प्रोडक्ट को कैसे मालूम करते हैं, और वापस और रूट से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दीजिए और अपनी कीमती राय से कमेंट्स में आगाह भी कीजिए। जी, शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि एक्स का टर्म होता है, एक्स होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करते हैं तो उसके हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये हमारे पास, इसको हम सम और प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। दो ऐसे नंबर यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई कर ले, ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आ जाए और प्लस करने से -7 आ जाए तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन रूल कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं -3 और -4, ये इन फैक्टराइजेशन के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है, आप इनको हमारे चैनल पे देख लीजिए, आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ जाएगी।
-4 और -3 और -4 दो ऐसे नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और इन दोनों को फिर प्लस करने से -7 आता है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन यूं हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। दो पेयर बना लेते हैं, x इंटू हमारे पास x माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एक हमारे पास x माइनस 3 फैक्टर आ जाएगा, एक हमारे पास x माइनस 4 फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन का एक रूट 3 आ जाएगा और x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसका मतलब होगा इसका एक रूट जो होगा 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो हमें इक्वेशन क्या बनता एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इनके दो रूट से हमारे पास एक 3 और एक हमारे पास 4, दो रूट्स आ गए। अब इन दो रूट्स को हम जब सम करेंगे, इनको सम करेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 यानी कि 7 आएगा और इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। अब मैथ में कुछ तरीके ऐसे भी है जिसमें हम रूट फाइंड किए बगैर हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए हम मैथ में जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0, तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये होता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम तो नेचर ऑफ रूट मालूम करते हैं। इसके लिए हम एक वीडियो बनाऊंगा, आप इसको देख ले, आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट का पता लग जाएगा। अभी हम सिर्फ सम और प्रोडक्ट करते हैं, तो सम मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और फिर हमारे पास ये होगा माइनस बी बाय एक फार्मूला यूज करेंगे जिससे हम रूट फाइंड किए बगैर हम सम ऑफ रूट मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसमें x के कोएफिशिएंट 1, x की कोएफिशिएंट माइनस 7 और कांस्टेंट हमारे पास 12 है। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सम जो होगा वो माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हम मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फार्मूला होगा c बाय a, यानी कि कांस्टेंट टर्म हटा के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे डिवाइड कर दे। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 1 है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास 12 आ जाएगा। देखें जब हमने रूट मालूम कर लिए तब भी हमारे पास प्रोडक्ट 12 और रूट मालूम किए बगैर तब भी हमारे पास 12। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका था सम और प्रोडक्ट मालूम करने का। अब देखें हम रूट से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हमें रूट गिवन हो तो हम फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। कैसे? मिसाल ये अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया, इनके दो रूट्स हमारे पास 3 और 4 आ गए। सपोज कर ले हमारे पास 3 और 4 दो रूट्स गिवन हैं और हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यहां पर एक बात याद रखें कि सम ऑफ रूट को आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम p से लिखते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूले में s है इसका मतलब होगा सम, और जो फार्मूले में हमारे पास p है इसका मतलब होगा प्रोडक्ट।
तो देखिए, अगर हमें दो रूट गिवन है तो हम इक्वेशन मालूम करने के लिए ये करेंगे कि सम ऑफ रूट लेंगे। सम ऑफ रूट हमने यहां पर लिया है, या चलो दोबारा मालूम करते हैं। 3 + 4 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12। इसको फार्मूले में लिख देंगे x² माइनस sx। तो s हमारे पास 7 है, माइनस फार्मूले का है, यहां पर x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखें, आपने नोट किया कि हमारे पास इक्वेशन ये था x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। रूट हमने मालूम किए, रूट का सम हमने मालूम किया, रूट का हमने प्रोडक्ट लिया। अब अगर हमें इस तरह हो कि रूट हमें गिवन हो और उसे दोबारा ये इक्वेशन मालूम करना है, तो रूट का सम ले लो, प्रोडक्ट ले लो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दीजिए, अपनी कमी दारे से आगाह भी कीजिए। शुक्रिया।